हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 21 मई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इंडो चाइना कंजम्पशन कंपैरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, डेटा बेस्ड आर्टिकल है, प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आपको इंडो चाइना के ऊपर इसी तरीके का डेटा बेस क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हम कंज्यूमर बेस और प्राइवेट कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे। इंडिया का प्राइवेट कंजम्पशन कितना है, चाइना का कितना है, दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके मायने क्या हैं उसको भी समझेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अंटार्कटिका पार्लियामेंट मीट्स इन कोची, व्हाट्स ऑन द टेबल। यहाँ पर हम अंटार्कटिक पार्लियामेंट, अंटार्कटिक ट्रीटी, इंडिया एंड अंटार्कटिका, ये सारे एस्पेक्ट पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इस बार प्री में आपको अंटार्कटिका ट्रीटी पूछी जा सकती है 2024 में। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है आफ्टर राइसी, इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है, इंपॉर्टेंट है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, तो उसके ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये सारे एस्पेक्ट पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया चाइना कंजम्पशन कंपैरिजन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में कई बार आपको पैराडॉक्स लिखना होता है, कंपैरिजन करना होता है कंट्रीज़ के बीच में। वहाँ पर आप इंडिया चाइना का कंपैरिजन यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए जो डेटा की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो डेटा आपको यहाँ से मिल सकता है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो डेटा बेस्ड आर्टिकल है, इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है। तो डेटा का इस्तेमाल आप मेंस के पेपर में कहीं पर भी कर सकते हैं जहां आपको रिक्वायर्ड हो। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। लास्ट ईयर आपको चाइना और इंडिया का इरिगेशन से रिलेटेड कंपैरिजन आया था, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको कंजम्पशन से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो प्री पर्सपेक्टिव से बहुत रेलेवेंट ये आर्टिकल हो जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल, कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है 2023 में, चाइना को उसने सरपास किया है। ये सारी चीज़ किसके बैकड्रॉप में हुई है? चाइना में जो बर्थ रेट है वो 6.4 बर्थ पर 1000 पीपल हो चुका है। टोटल फर्टिलिटी रेट 1% के अराउंड हो चुका है और चाइना में पहली बार नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई है पिछले 6 दशक में। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं इंडिया की अगर बात करें, इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2045 से 2060 तक पीक करेगी और उसके बाद फिर डिक्लाइन करेगी। तो दोनों कंट्री के बीच में जो कंज्यूमर बेस है वो किस तरीके से चेंज हुआ है, कंजम्पशन कौन सी कंट्री ज़्यादा कर रही है, कौन सी कम कर रही है, प्राइवेट कंजम्पशन की बात करेंगे, टोटल कंजम्पशन की बात करेंगे और इसके क्या मायने हैं इसको भी समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल है। इंडिया और चाइना की बात करें तो दोनों में बहुत लार्ज कंज्यूमर बेस है। कंज्यूमर को पहले डिफाइन कर लेते हैं। अ कंज्यूमर is anyone who spends more than $12 a day as per the purchasing power parity 2017। अगर मैं 2017 को एज अ रेफरेंस लियर लूँ और इस साल जो परचेसिंग पावर पैरिटी है इसके हिसाब से अगर मैं काउंट करूँ कि कोई भी पर्सन $12 से अधिक स्पेंडिंग कर रहा है, अधिक खर्चा कर रहा है, इसका मतलब वो कंज्यूमर कहलाएगा। अगर $12 से कम करता है तो उसे हम कंज्यूमर बेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कंज्यूमर की डेफिनेशन हो जाएगी। अब जो फर्स्ट चार्ट है, जो डेटा है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर हम इंडिया और चाइना का जो कंज्यूमर साइज़ है, जो ओवरऑल एग्रीगेट नंबर है, उसे कंपेयर कर रहे हैं। 2022 का यहाँ डेटा लिया जा रहा है। तो टोटल अगर आप देखें, जो कंज्यूमर बेस है वो चाइना में ज़्यादा है। जो कंज्यूमर्स हैं जो कि $12 पर डे से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, अगर एग्रीगेट नंबर देखें उनका इन मिलियंस में, तो 899 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कंज्यूमर हैं चाइना में, और इंडिया में 473 मिलियन
मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि $12 से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं प्रतिदिन। इसका मतलब ओवरऑल एग्रीगेट लेवल पर अगर हम बात करें तो चाइना में जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा हैं। पुअर और वनरेबल पॉपुलेशन की बात करें जो कि $12 पर डे से कम खर्चा कर रहे हैं, चाइना में ऐसी पॉपुलेशन 524 मिलियन है और इंडिया में 950। तो ये तो मतलब ऑब्वियस है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप बता ही देंगे कि चाइना में जो कंज्यूमर बेस है वो ज़्यादा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि इंडिया में पॉपुलेशन चूँकि ज़्यादा हो गई है तो हो सकता है कि इंडिया में जो कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा हो जाएं, लेकिन कंज्यूमर की डेफिनेशन के हिसाब से वो व्यक्ति जो $12 से ज़्यादा स्पेंड करेगा उसे ही हम कंज्यूमर मानेंगे। इसलिए चाइना में जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा होंगे एग्रीगेट नंबर में। अब मान लीजिए मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अब मल्टीनेशनल कंपनी है तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पर कंज्यूमर ज़्यादा होंगे। तो मैं कहाँ प्रेफर करूँगा अपनी मल्टीनेशनल कंपनी खोलना? चाइना में प्रेफर करूँगा। इसलिए आपने देखा होगा कि चाइना को अभी भी जो है प्रेफर करते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इंडिया में आने से पहले कंपनी पहले चाइना में जाना चाह रही है और अभी भी वो नंबर 1 जो है डेस्टिनेशन बना हुआ है किसका? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। ठीक, अब नेक्स्ट जो है आपका डेटा चार्ट 2 उसे समझते हैं। क्या दिया हुआ इसमें? कंट्रीब्यूशन बाय रीजन टू ग्लोबल कंज्यूमर क्लास ग्रोथ इन 2024। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ग्लोबली जो कंज्यूमर क्लास की ग्रोथ हो रही है उसमें अलग अलग कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 29% है। इसका मतलब इंडिया में बहुत तेज़ी से जो कंज्यूमर बेस है वो बढ़ रहा है। हाईएस्ट ग्रोथ इंडिया में ही हो रही होगी, तभी तो ओवरऑल ग्रोथ में वर्ल्ड में जो कंज्यूमर बेस बन रहा है उसमें 29% किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? इंडिया का। चाइना का इंडिया से कम है 27.7। इसका मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंज्यूमर की ग्रोथ है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे एडिशन टू कंज्यूमर बेस। हर साल कितने नए कंज्यूमर जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो ये मिलियन में इसे हम कंपेयर करेंगे। 2023 में देखें तो चाइना में जो है ज़्यादा रिलेटिव टू इंडिया कंज्यूमर ऐड हो रहे हैं, लेकिन 2024 में इंडिया सरपास कर जा रहा है कंज्यूमर ऐड करने में। मतलब नए कंज्यूमर कितने जुड़ रहे हैं वो चाइना से ज़्यादा हैं। 2025 में भी ये ज़्यादा रहेंगे और क्योंकि इंडिया का जो कंज्यूमर ग्रोथ है, जो कंज्यूमर बेस की जो ग्रोथ है वो हाई है, चाइना की कम है, इसलिए इंडिया जो है न्यू कंज्यूमर ज़्यादा तेज़ी से ऐड कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं, कंज्यूमर्स इन 2030 प्रोजेक्शन। चूँकि इंडिया जो है कंज्यूमर बेस इंडिया का बढ़ते जा रहा है, न्यू कंज्यूमर बेस जो ऐड कर रहा है वो चाइना से ज़्यादा होते जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी 2030 तक इंडिया चाइना को सरपास नहीं कर पाएगा एग्रीगेट कंज्यूमर बेस में। 2030 में भी अगर आप देखें तो चाइना का जो कंज्यूमर बेस है वो इंडिया से कहीं ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन अगर आप ग्रोथ की बात करेंगे, ये जो रेड लाइन है ये ग्रोथ बता रही है, तो जो चाइना की ग्रोथ है कंज्यूमर बेस की उससे इंडिया की ग्रोथ कहीं ज़्यादा रहने वाली है। एक्सेप्ट यहाँ पर देखें तो जो बांग्लादेश है उसकी भर ग्रोथ इंडिया की कंज्यूमर ग्रोथ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बांग्लादेश का कंज्यूमर बेस है वो बहुत ही कम है। तो ओवरऑल इसकी ग्रोथ बढ़ेगी भी तो भी इंडिया से तो बहुत ज़्यादा दूर ही रहने वाले हैं। लेकिन इंडिया का जो कंज्यूमर बेस 2030 में होगा वो स्टिल चाइना से कम रहने वाला है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ हाई ग्रोथ इन कंज्यूमर नंबर्स। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है, ये डेटा आपको होपफुली सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कंपैरिजन जो हम करेंगे वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। जो हमारा कंज्यूमर बेस है वो जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कितना है उस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और चाइना और इंडिया में कंपैरिजन किया जाएगा। चूँकि यहाँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, इसका मतलब यहाँ सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आएगा? जो आपके हाउस होल्ड्स हैं। अगर मैं सारे हाउस होल्ड का प्राइवेट कंजम्पशन गिन लूँ तो मेरा ओवरऑल जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा, प्लस इसमें
एनजीओ भी शामिल हो जाएंगे। इसमें जो एक्सक्लूड होगा वो क्या होगा, गवर्नमेंट एंटिटीज़। जो गवर्नमेंट एंटिटी फाइनल कंजम्पशन कर रही है वो जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर फाइनल कंजम्पशन की बात की जा रही है, इसका मतलब जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसे काउंट नहीं किया जा रहा है। कई बार जो इंटरमीडिएट गुड्स लिए जाते हैं, कंपनी के द्वारा रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और उसके बाद फिर उससे वैल्यू एडिशन करके उसे बेचा जाता है, उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। जो फाइनली हम कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उसमें जो खर्चा किया जा रहा है उसे ही यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। और प्राइवेट लिखा हुआ है तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, जिसमें हाउस होल्ड और आपके जो एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ उनके एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब इससे रिलेटेड जो डेटा है उसे देख लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया और चाइना का। इंडिया का देखें तो 58.5% के अराउंड इंडिया का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है परसेंटेज ऑफ जीडीपी में। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का 38% के अराउंड है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या इन्फर किया जा सकता है कि इंडिया में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ओवरऑल जीडीपी के कंपैरिजन में वो कहीं ज़्यादा है। इससे आप एक और चीज़ जो है इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब हमारी सेविंग्स कम हो रही होगी, क्योंकि इनकम है, इनकम को आप या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। जो आप सेविंग करते हो उसे हम इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में आई इक्वल्स टू एस होता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स थ्योरी, है ना। ये आपको नहीं समझना है इतना, बस इतना मैं बता दूं कि जितना हम सेव करेंगे उसी को तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर हमारा कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो हमारी सेविंग्स कम होगी, और अगर हमारी सेविंग्स कम होगी इसका मतलब ये है कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। और अगर हमारा इन्वेस्टमेंट कम होता है इसका मतलब हमारा ओवरऑल जो जीडीपी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा। इनफैक्ट इंडिया की जीडीपी ज़रूर ग्रो कर रही है चाइना के कंपैरिजन में, लेकिन चाइना का अगर बेस की बात करें तो चाइना का बेस बहुत ज़्यादा है। चाइना का 6%, अगर आप एग्रीगेट टर्म्स में बात करेंगे तो इंडिया के 10% के बराबर या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ पर 6% ग्रोथ इंडिया के 7-8% ग्रोथ से तो कहीं ज़्यादा है एग्रीगेट टर्म्स में, क्योंकि बेस बहुत बड़ा होता है। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इसको अपन ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करेंगे, इस पे बस फोकस करेंगे। चूँकि इंडिया कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है इसलिए इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, और इन्वेस्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, एंड ये सारी चीज़ें होगी। ठीक, तो इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब भी आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर कंजम्पशन हमेशा कम होता है और इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा खर्चा किया जाता है। तो इंडिया जो है टिपिकली डेवलपिंग कंट्री है, और चाइना जो है कहाँ पहुँच रही है, डेवलप कंट्री स्टेटस की तरफ पहुँच रही है। इसलिए धीरे धीरे वहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उनके जीडीपी के परसेंटेज में कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो चाइना का डिक्लाइन हो रहा है और इंडिया का राइज हो रहा है। अभी भी जो है ये ग्रो कर ही रहा है। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है, आपको इसका जो इन्फरेंस है वो भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मैंने यहाँ पर प्राइवेट हटा दिया, इसका मतलब जब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करूँगा मैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी ऐड कर लूँगा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैं ऐड कर रहा हूँ तो इंडिया का जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, 68.9। कहाँ था, 58.5। इसका मतलब 10% जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही होगी, तब ये जाके 68.9 हुआ। और यहाँ पर अगर देखें चाइना का तो वो कितना है, 53.2% है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी 53.2। तो यहाँ पर आप 37 से 53 पहुँच गए। इसका मतलब जो सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है वो कितना कर रही है, लगभग 15 से 16% एक्सपेंडिचर। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है इंडिया में वो कम है रिलेटिव टू चाइना जो कर रही है उसके। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता चली कि सरकार जो है बहुत बड़ा भाग कंज्यूम करती है चाइना में, वहीं इंडिया में बहुत छोटा भाग कंपेयर टू चाइना कर रही है। तो यहाँ पर अगर आपका इस तरीके से डेटा आता है तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना होगा चीज़ों को। ठीक, तो यहाँ से अपने को जो इन्फरेंस निकल के आया वो क्या है, द गवर्नमेंट इज़
a much bigger consumer in China than India. While the percentage of India is steadily increasing, the same for the China has been decline. हालांकि इंडिया का जो सरकार कंज्यूम कर रही है उसका परसेंटेज बढ़ता ज़रूर जा रहा है और वही परसेंटेज चाइना में डिक्लाइन हो रहा है। धीरे धीरे जो चाइना की गवर्नमेंट है अब कंजम्पशन कम कर रही है पहले के अपेक्षा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन वाला डेटा है, चार्ट 13 देख लेते हैं। चाइनाज एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज बाय कैटेगरी। इसका मतलब क्या है, अगर चाइना में कोई पर्सन 100 रुपीज़ अर्न कर रहा है तो वो कहाँ कहाँ 100 रुपये को खर्चा करेगा। 30 रुपये के अराउंड फूड और तंबाकू में खर्चा कर रहा है, हाउसिंग में 24 रुपये के अराउंड खर्चा करेगा, हेल्थ केयर में 9 रुपये, एजुकेशन में 10 रुपये। तो ओवरऑल आप यहाँ देखें तो एजुकेशन और हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं जो चाइना के लोग हैं अगर वो 100 रुपये अर्न कर रहे हैं। वहीं इंडिया में अगर कोई पर्सन 100 रुपये अर्न करेगा तो मैक्सिमम जो उसका खर्चा है फूड और टबैको में होगा 33 रुपीज़ के अराउंड। चूँकि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है तो 16 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्चा हो रहे हैं, एजुकेशन में केवल 4 रुपये और हेल्थ केयर में केवल 5 रुपये। क्लाउदिंग एंड फुटवेयर और हाउसिंग में लगभग 18-19 रुपये टोटल ये खर्चा करते हैं। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इंडिया का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कैरेक्टराइज हो रहा है बाय हायर स्पेंडिंग ऑन फूड, क्लॉथिंग, फुटवेयर, ट्रांसपोर्ट एंड लो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, कल्चर, रिक्रिएशन एंड हेल्थ केयर, जो कि टिपिकली एक डेवलपिंग मार्केट और अंडर डेवलप्ड कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक है। वहीं अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो डेवलप्ड कंट्री टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर करती हैं उसमें सबसे कम एक्सपेंडिचर फूड में किया जाता है। चूँकि इंडिया में जो ओवरऑल लोगों की इनकम है वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए उनका जो मेन एक्सपेंडिचर होता है वो किस में होता है, फूड में होता है, जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं उसमें होता है। वहीं डेवलप कंट्रीज़ में लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है तो ओवरऑल परसेंटेज जो फूड में जाता है वो बहुत कम जाता है, क्योंकि फूड बहुत कम लेस एक्सपेंसिव होते हैं और लग्जरी आइटम ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो ऑब्वियस है कि आपका फूड में अगर आप जो है पूरे साल भर में 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं तो 10% आपका फूड हुआ और बाकी जो है 4-5 लाख रुपए आप अपने बाकी चीज़ों में खर्चा कर रहे हैं लग्जरी आइटम में, तो ओवरऑल जो आपका फूड का परसेंटेज है वो यहाँ 10 आ रहा है। लेकिन आपकी सैलरी अगर साल भर में 1 ही लाख है और आप जो है 30,000 रुपये सिर्फ फूड में खर्चा कर रहे हैं तो 30% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फूड पे खर्चा हो जाएगा। तो जहाँ डेवलप कंट्रीज़ होंगी वहाँ पर फूड पे जो खर्चा कर रहे हैं लोग वो काफ़ी कम होता है क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ में फूड पे सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है, एसेंशियल आइटम में ज़्यादा खर्चा किया जाता है। चाइना की बात करें तो चाइना धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ केयर और एजुकेशन है उस पर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा, सारा डेटा आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये ट्रेंड्स याद रखने होंगे, कंपैरिजन आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ प्रीलिम्स में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप गैस नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता रहेगी तो ही आपको क्वेश्चन बनेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अंटार्कटिक पार्लियामेंट मीट्स इन कोची, व्हाट्स ऑन द टेबल। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली अगर आप देखें तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है अंटार्कटिका में और आर्कटिका में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये इंडिया के जो सुपर पावर का एम्बिशन है उसके तरफ एक इशारा भी करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो रिसेंटली इंटरेस्ट है ये री इन्वेंट क्यों हो रहा है अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन में, मेंस में ऐसा सवाल आ सकता है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है क्योंकि इसमें हम अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। 2024 में भी आपको ये अंटार्कटिक ट्रीटी पूछी जा सकती है क्योंकि ये इवेंट है, ज़रूर लेट हो रहा है। आप बोलोगे कि ये तो अभी आया न्यूज़ में, तो अभी आपका 24 में कैसे आ सकता है। कोई भी जब इवेंट इंडिया में होने वाला होता है तो उसकी तैयारी कई महीनों से शुरू कर दी जाती है, उसकी गाइडलाइंस आ जाती है और वो ब्यूरोक्रेट्स को फॉलो करना होता है। जब वो किसी चीज़ की, किसी इवेंट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से बहुत चांसेस होते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो अंटार्कटिका ट्रीटी से आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। तो यहाँ पर हम अंटार्कटिक पार्लियामेंट की बात करेंगे,
करेंगे जो कि रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी कोची में, और इसके अलावा ट्रीटी के बारे में अच्छे से समझेंगे। इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इंडिया ने रिसेंटली 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM 46, जिसे हम अंटार्कटिक पार्लियामेंट भी कहते हैं, उसे होस्ट किया है मई 20 से मई 30 के बीच में। कहाँ पर होस्ट किया गया है, कहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था? कोची में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ये इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की ऑटोनॉमस बॉडी है। इनके द्वारा ये जो पार्लियामेंट थी इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया ने लास्ट टाइम जो है ATCM कब होस्ट किया था? 2007 में। और कहाँ किया था? न्यू दिल्ली में। तो ये पॉइंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के स्टेटमेंट आपको पूछे जाते हैं कि इंडिया पहली बार जो है ATCM जो है होस्ट कर रहा है कोची में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके पहले इंडिया ने ATCM कब होस्ट किया था? 2007 में, वो भी न्यू दिल्ली में। अब अंटार्कटिका ट्रीटी की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना होगा, रटना ज़रूरी है। दिसंबर 1, 1959 को ये ट्रीटी 12 सिग्नेटरीज़ के द्वारा साइन की गई, रेटिफाई की गई और बाकी कंट्रीज़ को साइन करने के लिए ओपन कर दी गई। टोटल 12 कंट्री इसे ओरिजिनली साइन किया था, रेटिफाई किया था। इसमें ना ही इंडिया था और ना ही चाइना था, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो है इट केम इनटू फोर्स इन 1961। 1983 में 1983 में इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया और रेटिफाई किया। और अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो टोटल इसके 56 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और ये 56 मेंबर कंट्री जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी उसमें ये पूरी की पूरी 56 कंट्रियाँ शामिल थी। अगर अंटार्कटिक ट्रीटी के बैकड्रॉप की बात करें तो उस समय जो जियोपॉलिटिकल माहौल था वो क्या था? कोल्ड वार वाला माहौल था। पूरा उस समय ये चल रहा था कि कोई भी ऐसा टेरिटरी नहीं थी जहाँ पर रशिया और US के बीच में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन ना चल रहा हो। तो इसी जियोपॉलिटिकल कंपटीशन से अंटार्कटिक को दूर रखने के लिए अंटार्कटिका ट्रीटी को लाया गया था। और इफ़ेक्टिवली जो अंटार्कटिका था उसे नो मैंस लैंड डिक्लेयर किया गया था इस ट्रीटी के अंदर। अब इसके कुछ प्रोविजंस हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अंटार्कटिक should be used only for peaceful purpose and no militarization or fortification shall be allowed। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये था कि अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है उसको आप पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, ना ही यहाँ पर कोई मिलिट्रिलाइजेशन होगा, ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का फोर्टिफिकेशन होगा। ऑल सिग्नेटरीज विल हैव अ फ्रीडम टू कैरी आउट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड शुड शेयर प्लान फॉर साइंटिफिक प्रोग्राम, एक्सटेंड रिक्वायर कॉपरेशन एंड फ्रीली मेक अवेलेबल द डेटा गैदर्ड। जितनी भी सिग्नेटरीज कंट्री है वो अंटार्कटिक जाके साइंटिफिक रिसर्च कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, अपने साइंटिफिक जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड प्लान को कन्वे कर सकते हैं एक दूसरे कंट्री को, और जो भी उन्हें यहाँ डेटा मिल रहा है वो डेटा बाकी कंट्री को भी फ्री में ये डेटा उपलब्ध करवा सकते हैं, करवाना है। ये सारी चीज़ें इस ट्रीटी के अंदर लिखी गई थी। न्यूक्लियर टेस्टिंग और डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल शैल बी प्रोहिबिटेड एनीवेयर इन अंटार्कटिका। ना ही आप न्यूक्लियर टेस्टिंग कर पाएंगे, ना ही आप रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल को अंटार्कटिक में जाके डिस्पोज करेंगे। जैसे कि हम कचरे को घर के बाहर डिस्पोज कर देते हैं, घर क्लीन रहना चाहिए, उस तरीके से इंडिया या रशिया या US ऐसे नहीं कर सकता कि यहाँ अपने घर में कचरा है और हम अंटार्कटिक में जाके डिस्पोज कर दें। सो today the TT from the basis of all the governance and activities in Antarctica, which is the 5th largest continent on planet. Now we will talk about India in Antarctica. इंडिया ने 1983 में ट्रीटी को साइन किया और रेटिफाई किया, और उस समय से इंडिया जो है कंसल्टेटिव पार्टी है। इंडिया जो है कंसल्टेटिव पार्टी बनने के बाद वोट कर सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है जो भी की डिसीजन मेकिंग हो रही है। टोटल 56 मेंबर्स हैं, उसमें 29 मेंबर्स जो है कंसल्टेटिव पार्टी स्टेटस वाले हैं। चीज़ें क्लियर है? तो इंडिया जो है वन ऑफ कंसल्टेटिव पार्टी
मेंबर है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इंडिया ने अपना पहला साइंटिफिक रिसर्च अंटार्कटिका में 1981 में शुरू किया था। इंडिया का जो पहला रिसर्च स्टेशन था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, जिसे 1983 में सेटअप किया गया था। कहाँ पर? साउथ पोल में, इन क्वींस मॉड लैंड में। ये आपको ध्यान रखना होगा। स्टेशन 1990 तक के यहाँ पर ऑपरेट करा। इसका मतलब टोटल 7 साल जो आपका रिसर्च स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री वो ऑपरेट कर रहा था। 1989 में 1989 में इंडिया ने अपना सेकंड आर्टिक रिसर्च स्टेशन जिसका नाम मैत्री था उसे इस्टेब्लिश किया। ये गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री, ये आपका मैत्री है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 90 किलोमीटर था। और जो आपका मैत्री है वो आज भी ऑपरेशनल है। 2012 में इंडिया ने भारती नाम का रिसर्च स्टेशन जो कि थर्ड रिसर्च स्टेशन था अंटार्कटिका का उसे इस्टेब्लिश किया, जो कि 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मैत्री है ऑन द पायट्स बे कोस्ट। ये आपको ध्यान रखना होगा, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है, यू नेवर नो, बहुत फैक्चुअल आने लगा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। वैसे तो जो अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है इसका जो मेन फोकस है वो ओशिनोग्राफिक और जियोलॉजिकल स्टडी था, लेकिन जो इसरो है वो इन स्पेस स्टेशन को इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का डेटा रिसीव करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह का स्टेटमेंट आपको पूछा जा सकता है और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लॉजिक भी नहीं लगा पाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया जो है अपना एक और नया स्टेशन खोलने का भी प्लान कर रहा है जिसका नाम मैत्री 2.0 होने वाला है, जो कि मैत्री से कुछ किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा और बाय 2029 ये अपने ऑपरेशन बिगिन कर सकता है। 2022 में इंडिया ने अंटार्कटिका एक्ट भी बनाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अंटार्कटिका एक्ट को भी आप एक बार रीड करके जाएंगे अगर आप प्रीलिम्स के लिए इस बार जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं जो ATCM मीटिंग इंडिया में कोची में होस्ट हो रही है उसका एजेंडा क्या है। जनरली जो ATCM मीटिंग होती है, चूँकि इसे अंटार्कटिका पार्लियामेंट कहा जा रहा है और पार्लियामेंट कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर डिबेट और डायलॉग्स हो रहे होंगे, तो बेसिकली ये ग्लोबल डायलॉग को फैसिलिटेट करने का एक माध्यम है, एक पार्लियामेंट है जहाँ पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। किन किन सब्जेक्ट पे डिस्कशन और डायलॉग हो सकता है? लॉ रिलेटेड, लॉजिस्टिक, गवर्नेंस, साइंस, टूरिज्म और जो भी अदर आस्पेक्ट हैं जो कि अंटार्कटिका से रिलेटेड है वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। बेसिकली इंडिया इस कॉन्फ्रेंस में क्या करने वाला है इसकी अगर हम बात करें तो इंडिया जो है प्रमोट करना चाहता है द आइडिया ऑफ पीसफुल गवर्नेंस इन अंटार्कटिका। ये आइडिया ऑफ पीसफुल गवर्नेंस इन अंटार्कटिका क्यों प्रमोट करना चाह रहा है, किसके बैकड्रॉप में प्रमोट करना चाह रहा है? पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है और अनेक वॉर चल रही है, तो इंडिया ये चाहता है कि जो अंटार्कटिका रहे उसके ऊपर इन जियोपॉलिटिकल टेंशन का कोई भी असर नहीं दिखना चाहिए। और अंटार्कटिका एज अ कॉन्टिनेंट और उसके रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अंटार्कटिका में पीसफुल गवर्नेंस को प्रमोट करना इंडिया चाहता है। तो इंडिया का जो मेन एजेंडा है वो पीसफुल गवर्नेंस प्रमोट करना है इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इसके अलावा इंडिया एक न्यू वर्किंग ग्रुप भी बनाना चाहता है, इंट्रोड्यूस करना चाहता है फॉर रेगुलेटिंग द टूरिज़्म ऑन द कॉन्टिनेंट। जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। टूरिज़्म एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसका कोई असेसमेंट नहीं किया जा रहा है। उसका किसी भी तरीके से हमें नहीं पता है कि जो टूरिज़्म बढ़ रहा है उससे एनवायरनमेंट को कितना जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो इंडिया क्या चाहता है कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जो कि कॉन्टिनेंट में टूरिज़्म को क्या करे, रेगुलेट करे। और इंडिया के इस प्रपोजल से नीदरलैंड, नॉर्वे और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया से सहमत है और इंडिया के जो कंसर्न है उसे वो कंट्रीज़ भी शेयर करती है। इसके साथ साथ इंडिया जो कोची मीटिंग होगी उसमें जो इंडिया मैत्री 2 कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, सेटअप करना चाहता है अंटार्कटिका में स्टेशन, इसे भी वो ऑफिशियली टेबल में रखेगा, इसे भी
तभी इस अपना जो प्लान है उसे इंट्रोड्यूस करेगा कि हम ये करना चाहते हैं। जब तक कि ATCM मीटिंग इस तरीके के इनिशिएटिव को अप्रूव नहीं करती तब तक के इंडिया किसी भी तरह का रिसर्च स्टेशन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, डेवलप नहीं कर सकता है। तो ये इंडिया के कुछ एजेंडा रहेंगे। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है आफ्टर राइसी। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। रिसेंटली जो मिडिल ईस्ट एशिया रीजन है वहाँ बहुत ज़्यादा टर्मोइल और जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें देखने को मिल रही है। ऑलरेडी आप जानते हैं इजराइल पैलेस्टीन इशू कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें एक नए डेवलपमेंट को देखने को मिला है। ईरान के जो हाईएस्ट इलेक्टेड ऑफिशियल है, प्रेसिडेंट हैं, उनकी रिसेंटली हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली गई है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है अगर हम जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करें। तो इस आर्टिकल के थ्रू हम बात करेंगे कि जो इवेंट हुआ है उसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं रीजन के ऊपर, ईरान की डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा, ये सारे एस्पेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो रिसेंटली जो ईरान के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम राइसी, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उसके कारण उनकी जान चली गई थी। लेकिन अभी तक की ऐसी कोई भी जो है रिपोर्ट इंडिकेट नहीं कर रही है कि ये जो इंसिडेंट है इसमें किसी की साजिश है। ना ही इसमें इजराइल इन्वॉल्व है, ना ही इसमें यूनाइटेड स्टेट इन्वॉल्व है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, कोई भी ऐसी न्यूज़ इस तरह की चीज़ों की पुष्टि नहीं कर रही है। इसका मतलब ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था जिसके कारण इनकी डेथ हुई है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें इजराइल या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ ना हो। क्यों? क्योंकि जब भी हाईएस्ट डिग्निटरी की या फिर कोई बड़े जो है इंपॉर्टेंट डिग्निटरी की इस तरीके से क्रैश में डेथ होती है तो कहीं ना कहीं जो बाहर की कंट्री होती है उसका इन्वॉल्वमेंट होता ही है। इंडिया की बात कर ली जाए तो भाभा के बारे में बात कर लेते हैं। 1965 के अराउंड इनका भी एरोप्लेन क्रैश हुआ था। पता नहीं इन लोगों के ही एरोप्लेन क्रैश क्यों होते हैं। अगर आप देखेंगे तो दिन भर में जो है पर डे 10 लाख 15 लाख से ज़्यादा एरोप्लेन जो है पूरे दुनिया में चल रहे हैं, एक भी क्रैश होने की खबर नहीं आती। गिन के आपके पास जो है इंसिडेंट्स होंगे जिसमें एरोप्लेन क्रैश हुए हैं। लेकिन हाईएस्ट डिग्निटरीज़ के कंट्री के जो कि सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और एरोप्लेन यूज़ कर रहे हैं, उनके एरोप्लेन कैसे क्रैश हो सकते हैं? तो ये चीज़ कहना कि इसमें किसी भी तरह का बाहर का इंटरवेंशन नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। 1965 में जब भाभा का एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ था उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई थी और ऑलमोस्ट सबको पता था कि अब इंडिया जो है न्यूक्लियर अपना जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर बॉम्ब वो बनाने वाला है, और उसी समय ये इंसिडेंट हुआ था। इंडिया ने एक्सेप्ट किया क्या? नहीं किया। कोई भी कंट्री कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी कि बाहर की कंट्री का उनके जो बड़े डिग्नेटरी हैं उनको मरवाने में उनका हाथ है। क्यों नहीं करेगी? मान लो कि ईरान ये बोले कि ये यूएस ने करवाया है, तो फिर वहाँ के जो लोग होंगे वो क्या बोलेंगे कि तुम अपने प्रेसिडेंट को नहीं बचा पा रहे हो, तुम अपने सरकार के लोगों को नहीं बचा पा रहे हो, लोगों को क्या प्रोटेक्ट करोगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है लोगों का सरकार के ऊपर, और सरकार के ऊपर भरोसा भी उठ जाता है ऐसे केस में। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती। खैर, अभी तक के कोई एविडेंस नहीं मिला है तो इसे हम एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट मानकर ही चलेंगे। अब जो है इससे क्या चेंजेस आ सकते हैं ईरान की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में? तो चूँकि ईरान को 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से जो व्यक्ति रूल कर रहा है वो इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है, वो बेसिकली सिलेक्टेड सुप्रीम लीडर है जिसका नाम है अयतुल्ला अली खामेनी, जिसे इलेक्ट नहीं किया जाता लोगों के द्वारा बल्कि कुछ रिलीजियस एक्सपर्ट के द्वारा, एक रिलीजियस असेंबली के द्वारा इनको इलेक्ट किया या फिर सिलेक्ट किया जाता है, और यही जो है सुप्रीम लीडर हैं और यही इस देश को चला रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जान चली गई। हालांकि राइसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। राइसी जो है 2021 में एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और टफ इस्लामिक आइडियोलॉजी वाली इनकी रेपुटेशन थी। काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेटेरियन वाली इनकी एक रेपुटेशन थी। अगर इनके बारे में एज अ जुडिशरी चीफ बात करें, पहले से वो जुडिशरी चीफ थे, तो इन्होंने कई सारे
लोगों का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किया था अपने जुडिशरी कार्यकाल में। इनके ही कार्यकाल में एक मूवमेंट हुआ था, हिजाब मूवमेंट, जिसमें महसा आमिनी जो 22 साल की लड़की थी जिसकी कस्टोडियल डेथ हो गई थी, उस समय यही प्रेसिडेंट थे। और कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई थी इनके कार्यकाल में, सब खराब नहीं हुआ था, जैसे कि अरब कंट्री के साथ जो टाइज़ है वो नॉर्मलाइज हुए थे, और इज़राइल और यूएस के साथ रिलेशन और टफ हो गए थे, और कन्फ्रंटेशन इंटेंसिफाई हो गया था। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जो सुप्रीम लीडर है उनको जो है ये राइसी रिप्लेस कर सकते हैं, आने वाले समय में इन्हें एज अ पोटेंशियल सक्सेसर माना जा रहा था। और चूँकि ये कोई रिफॉर्मिस्ट नहीं थे, है ना, तो बेसिकली इनका किसी भी तरीके से जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, उनके साथ कोई भी क्लैश नहीं था। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो अयतुल्ला खमीनी हैं, उनके जो पुत्र हैं, जो उनका बेटा है, अब वो सक्सेसर बनेगा। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये सक्सेसर के कारण भी, इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण भी उनकी जान गई हो, ये भी काफ़ी पॉसिबल हो, चीज़ें हो सकती है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर ईरान की पॉलिसी की बात करें तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जो अभी भी जो लीडर है, जो मेन लीडर है, वो अभी भी ज़िंदा है, अयतुल्ला खमेनी, वो अभी भी जो है रूल कर रहे हैं। ठीक, तो ये बेसिकली आपका आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।